नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2025 का, तो आप याद कर चुके होंगे कि 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का। अब आपके पास चुनौती बन जाती है कि 2024 के एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखते हुए आप 2025 की रणनीति कैसे बनाएँ? तो बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर हमें क्या घटनाचक्र पूर्वावलोकन को मानक मानकर कि सिर्फ़ इसी से बेस मानते हुए हम तैयारी करें जिससे कि हम आराम से प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पाएँ? देखिएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम या देने के साथ मेंस एग्ज़ाम को भी आपको कहीं न कहीं रेडी करना है क्योंकि अभी आपके पास जो है टाइमिंग अच्छा मिला हुआ है और आप इस समय में देखा जाए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक लगभग देखा जाए उन सब्जेक्ट पे फ़ोकस कर सकते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो चुनौती बन जाती है बहुत कम समय में समझेंगे कि जो पूर्वालोकन है इसमें पीसीएस के या आईएएस के टॉपिक वाइज़ जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, क्या उनको एक बार रट लिया जाए? उनकी थ्योरी को पढ़ लिया जाए, इसके नोट्स बनाए जाएँ या किस प्रकार से तैयारी की जाए? तो ये बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है। आइए समझते हैं 5 मिनट में जिससे कि आप इस सब चीज़ों के डाउट को सॉर्ट आउट कर पाएँगे। देखो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करेंगे पीसीएस का जो पेपर है ना देखिएगा, अगर आपने इस बार का पेपर देखा होगा तो आप ये मान सकते हैं कि इस बार के पेपर में जो बेसिक थीम थी, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो एडवांस थीम थी, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और जो डायनामिक चीज़ें का मतलब जो करंट अफेयर की एक डेढ़ साल घटनाएँ हैं, वो इंटरलिंक करके यहाँ से आ रही थी। अब एक बात सोचो इमेजिन करिएगा, अगर आप घटनाचक्र को पूरा विस्तार पूर्वक देखने का भी काम करें, तो आप ये समझ पाएँगे कि यहाँ पर घटनाचक्र में है क्या? जो लास्ट ईयर में प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों के कुछ कोर एरियाज़ के कुछ फैक्चुअल नोट्स उसमें डिफाइन कर रखे हैं। क्या कोई किसी फ़िल्म में कोई टाइटल ना बताया जाए, स्टोरी ना बताया जाए, एक आध सीन तुम्हें दिखाया जाए, तो क्या आप उस फ़िल्म को समझ पाएँगे? इट मीन्स मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा करने से आपका बेसिक रेडी नहीं है, एडवांस रेडी नहीं है, तो आपके पास जो फैक्चुअल नोट्स होंगे, उससे आप कभी प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे, पहली बात। दूसरी बात, जो ये किताबें छपी हुई हैं, ये मान के चलो कि जो नेक्स्ट 1 साल में करंट अफ़ेयर होने वाला है, क्या उसका इसमें विवरण दिया गया है? बोलेंगे सर नहीं दिया गया है। अगर आप पॉलिटी की किसी जुडिशियल चीज़ों को भी देखने का प्रयास करते हैं, तो वो चीज़ें इसमें अपडेशन एक प्रकार से करंट के रूप में नहीं होता है। ये स्टैटिक पार्ट के उन प्रश्नों को विश्लेषण करती हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको देखते हुए। इसका मतलब इसमें डायनामिक पार्ट भी नहीं हो सकता। तो यानी आप इस बात से सहमत हो चुके होंगे कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन को मानक मानकर हम पूरी तैयारी कर लेंगे तो ये कहना एक प्रकार से इस बार के पैटर्न को देखते हुए निरर्थक है। अब बात आती है कि प्रीलिम्स में जो पेपर आता है, जैसा आपको ज्ञात है कि 12 अक्टूबर को इस बार का पेपर है प्रीसीएस प्रीलिम्स का, तो ऐसी गति में पेपर को 3 भागों से बाँटा जाता है। पहला पेपर जो पीवाईक्यू हैं, उनसे टॉपिक से कनेक्ट होते हैं क्वेश्चन या उन टॉपिकों से कहीं न कहीं रिलेट हो जाते हैं या आपस में कई प्रश्नों को जोड़कर एक प्रश्न बनाया जाता है। यानी आप ये मान लेते हैं कि हाँ, यहाँ से पीवाईक्यू से प्रश्न निकल के आ रहे हैं, जिन्हें मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 25 से लेकर 30% जो प्रश्न है एग्ज़ाम में, वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। ऐसी गतिविधि में सेकंड सिनेरियो बनता है कि जो एडवांस क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर जो ऑथेंटिक किताबें हैं या एनसीईआरटीज़ वगैरह हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाएँगे तो ऐसी गतिविधि में 40 से लेकर 45% एरिया यहाँ से आता है। अब आप सोचो जो करंट अफेयर है, मान लीजिएगा 25, 30, 35 प्रश्न लगातार करंट अफेयर के रहते हैं यूपीपीसीएस में, ऐसी गतिविधि में उस 150 क्वेश्चनों में से 20 से लेकर 25% जो एरिया है, करंट अफेयर का रहेगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ घटना चक्र का कोई रोल ही नहीं है। एडवांस क्वेश्चनों के लिए आप रट लीजिएगा तब भी काम नहीं चलेगा। तो क्या आप ये मान सकते हैं सिर्फ़ जो पीवाईक्यू से प्रश्न आ रहे हैं, उनसे सिर्फ़ आप इन्हीं प्रश्नों को सही कर पाएँगे? और इन्हीं प्रश्नों को सही करने से आप ये मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ से प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होने पाना। लेकिन आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए ये 20, 25, 30% जो प्रश्न आते हैं, इनको भी आपको रेडी करना पड़ेगा। अब इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा करने से आप ये चीज़ रेडी नहीं कर पा रहे हैं। ये रेडी नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ़ यही रेडी कर पा रहे हैं और इसके माध्यम से प्रीलिम्स क्वालीफाई कैसे हो पाएगा? इसलिए मेरी मानना ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं 25 का, तो आपके पास सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप बेसिक से लेकर एडवांस के लिए ऑथेंटिक किताब, नोट्स या कोई टीचर या इंस्टीट्यूट या आधार पे पढ़ना स्टार्टिंग करें। रिवीजन के तौर पर आप देखेंगे, तो यहाँ रिवीजन के तौर पर या पीवाई को कंप्लीट एक प्रकार से कंपाइलेशन के तौर पर या लास्ट रूप में इसे जैसे रिवीजन करना होता है, उसके तौर पर आप यहाँ पर पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और साइंस और एनवायरमेंटल ये 5 पूर्वावलोकन आपको बहुत ज़रूरी है, पढ़ना पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? देखो मैं बताता हूँ देखिएगा। मान लीजिएगा आप यहाँ पर पॉलिटी को एक प्रकार से रेडी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पॉलिटी, जहाँ पर आप मान के चलो 15 से लेकर 20 प्रश्न एवरी ईयर यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। आपकी चुनौती क्या है कि सर मुझे लगभग 90% एक्यूरेसी आनी चाहिए जहाँ पर इतने प्रश्न सही हो जाएँ। इस गतिविधि में आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका बेसिक रिसोर्स उठाइएगा जो आपके लिए अच्छे से रेडी कर सके। उसे मैं एनसीईआरटी कह सकता हूँ। कोशिश करें कम से कम क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी ज़रूर आप फॉलो कर लें जिससे कि आपके पास जो एक टर्मिनोलॉजी है, वो आप आराम से रेडी कर पाएँगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो एडवांस चीज़ों के लिए
आप मैं कहूँगा कि यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत, और एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ जो बेयर एक्ट है वो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। दो बातें हुई, बेसिक आपने रेडी कर लिया, यहाँ से एडवांस रेडी कर लिया, इसके साथ जो 1 से लेकर 1.5 साल का इतने ईयर का जो करंट अफेयर की खबरें हैं जो एक प्रकार से पॉलिटी की हैं, जुडिशरी की कुछ रिफॉर्म है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को लेकर, ड्यूटीज को लेकर डीपीएस पे कुछ चेंजिंग वाली चीज़ें हो रही हैं, ये अन्य गतिविधि में कुछ एक्ट अधिनियम अमेंडमेंट वगैरह कुछ हो रहे हैं, उनको आप यहाँ पर जरूर एक प्रकार से इन्हीं के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा करने से बेसिक एडवांस डायनेमिक रेडी हो चुका है। अब आपके पास चुनौती बन जाती है इन सबको कंपाइलेशन कैसे किया जाए। उन सबको करने के लिए आपको पीवाईक्यू भी देखने हैं, आपको एक रिवीजन भी करना है, आपको ये भी चेक करना है कि हमारे पास जो कोर एरिया के नोट्स हैं वो भी देखने हैं आपको, यानी एक कंसाइज भी रिवीजन करना है। तो अब क्या करेंगे, इस सब काम करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर जो घटना चक्र है पूर्वालोकन की उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो उसके सोर्स नोट्स हैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने से आप ये सब चीज़ें उसमें देख पाएंगे जो आपने यहाँ पढ़ी थी। और दूसरा बात, जो 1 ईयर के यहाँ पर एडवांस क्वेश्चन है वो भी यहाँ देख पाएंगे। ऐसा करने से एक सब्जेक्ट आपका क्या हो चुका है, 100% तैयार हो चुका है। लेकिन ये कह पाना कि सर यहीं से सब चीज़ रेडी हो जाएंगी घटना चक्र से, तो फिर ये सब चीज़ें निरर्थक बन जाएंगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बेस्ट रिसोर्स, बेस्ट प्लान, बेस्ट स्टडीज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अभी तक यूपीपीसीएस फाउंडेशन का हिस्सा नहीं बने हैं, जो 2025 के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग किया है, ये अभी चल रहा है, अगर आपने अभी तक इसको इनरोल नहीं किया तो डिस्काउंट मिल रहा है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 3000 रुपीज़ में आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जीएस का प्री से लेकर मेंस तक का, बीएस का पेपर प्री का भी और मेंस के 6 के 6 पेपर, साथ में मेंस का इसमें हिंदी भी है, ऐसे भी इंक्लूड है। इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो गाइडेंस, मेंटरशिप सब कुछ इन्वॉल्व है। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया और आपका सपना है कि मुझे 25 एग्जाम देना है, तो हमारे साथ जुड़कर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाइएगा। ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे एंट्री करेंगे कोर्स में जाइएगा, आपके सामने यहाँ पर यूपीपीसीएस का एक ही कोर्स दिखाई दे रहा होगा, आप ये रहा, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत बिग डिस्काउंट मिल रहा है, उसका लाभ उठाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप 25 दे रहे हैं तो 25 के लिए टेस्ट सीरीज लगाना भी बहुत जरूरी है। तो यानी आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चल रहा है यूपीपीसीएस के लिए, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि घटना चक्र का रोल क्या रहता है। देखो, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आरओ में आया था, देख लीजिएगा। उस आरओ के क्वेश्चनों को मैं आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन कहाँ आया, देखो आरओ में आया, देखिएगा। और ये क्वेश्चन कब आया, बोलेंगे सर यहाँ से आईएएस 2015 में आया हुआ है और यहाँ पर आईएएस 2008 में आया, देखिएगा। तो एक घटना चक्र ने क्या करा, इन क्वेश्चनों को अगर आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पे आपने पढ़ लिया होगा, इसके नोट्स को एक बार आपने देख लिया होगा, तो ऐसा करने से ये प्रश्न आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन बेसिक था, जैसे हम देखें, डिस्कशन करें तो आप ये देख पा रहे होंगे कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध है, सबको पता है 5वीं में। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें क्वेश्चन देखो घुमा के कैसे पूछा गया। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जातीय क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में डिफाइन कर रखा है। तो इसके व्याकरण में यानी इसके एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, देखिएगा यहाँ पर विभिन्न राज्यों के सूची के बारे में डिफाइन कर रखा है। अब इसमें बोला गया है कि यहाँ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भी डिफाइन कर रखा है। और वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका मतलब क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा अपडेट किया। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एक प्रकार से यूपीपीसीएस अपने प्रीलिम्स एग्जाम में घुमाता रहता है। तो यानी ये जरूरी क्यों है, जब आप ये सब पढ़ लेंगे, अब 5वीं अनुसूची में क्या क्या है, प्रशासन क्या होता है, जनजातीय प्रशासन में शक्ति किसकी होती है, वहाँ पर काउंसलिंग की स्थापना कैसे करते हैं, वहाँ पर एक्ट कैसे फॉलो किए जाते हैं, ये तो लिखा ही नहीं इसमें, देखिएगा। इसको कहाँ से करना पड़ेगा, एनसीईआरटी से और एडवांस या टीचर के माध्यम से। लेकिन जब आपने वो सब कुछ पढ़ लिया तो उसका जो कंसाइज वे है उसमें आपने यहाँ पर चीज़ों को 1-2 बार 3 बार रिवीजन के तौर पर देख लिया गया। इसी प्रकार से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रश्न भी आया हुआ 1995 में बीपीएससी में, देखिएगा वही चीज़ घुमा रखा है। पीसीएस आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ क्वेश्चन देखो कब दिया गया है, आइए 1995 में दिया गया, लेकिन ये कब आया, आरओ में आया 2023 वाले पेपर में। तो ऐसा करने से हम ये समझ पाते हैं कि प्रश्न कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका उसका बेसिक कितना है, एडवांस कितना है। तो मेरा मानना ये, अगर आपने अभी तक 25 वाले बच्चे अगर आप अपने आपको रेडी कर चुके हो, तो सबसे पहला चीज़ है कि इससे प्रॉब्लम्स क्वालिफाई 100% तो नहीं होने वाला। हाँ, ये है जो आप तैयार किए हो, इसको और पढ़ेंगे तो आप 100% क्वालिफाई कर पाएंगे। 2 बातें दिमाग में आई। तीसरा, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो टॉपिक वही पढ़ने जो प्रॉब्लम्स के सिलेबस में कनेक्ट होते हैं।
तीसरा पॉइंट है कि सब्जेक्ट को पढ़ें, तो मैंने बताया था आपके पास 5 सब्जेक्ट कंपल्सरी हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी को आप आराम से छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर डायनामिक क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी को। 2024 से प्री न्यू पैटर्न पे काम करना पड़ेगा, और न्यू पैटर्न के लिए जैसे मैंने एक पॉलिटी की थीम बनाई है, ऐसे ही आपको हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी थीम बनानी पड़ेगी। अगर आप एक प्रकार से सक्षम हैं, तो अपने खुद के रिसोर्स फॉलो करके भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए भी आपको एक प्रकार से अच्छे से अभी तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, देरी किस बात की है? आज ही जाके अपनी यहाँ पर एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और यदि आपने इसका नहीं यूज़ किया है, यानी इस बार 25 एग्जाम अच्छे देना चाह रहे हैं, तो 24 का एग्जाम ठीक से नहीं हो पाया, तो आप 25 पे लग जाइएगा। ये अभी अच्छा समय है जहाँ पर मेंस के साथ प्री को भी अच्छे से रेडी कर सकते हैं। 12 अक्टूबर के बाद ये आपको सोचना ना पड़े कि मेरा पेपर एग्जाम में ठीक नहीं हो पाया, इससे पहले तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अन्य किसी दुविधा के लिए दी गए नंबरों पर आप मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और आगे बढ़ते रहिएगा।